Welcome to the Agarwal editorials. Today, our first topic that we are going to discuss is Indian industry needs innovation, not mindless toil. तो बेसिकली इसमें हम क्या डिस्कस कर रहे हैं कि लॉन्ग वर्किंग आवर्स फॉर लो वेजेस। तो हम इंडिया में इंडस्ट्रियल वर्कर्स के साथ इसी कंसेप्ट पे चलते आए हैं कि एक्सेसिवली लॉन्ग आवर्स काम करा जाए और फैक्ट्री वर्कर्स को कोई ब्रेक ना दी जाए। उससे ही जब डिमांड पीरियड्स हैं तो बिल्कुल ही ब्रेक ना दी जाए। इसी से हमारी एफिशिएंसी, आउटपुट, प्रॉफिट सब बढ़ रहे हैं। पर मिथ है मोर वर्क आवर्स फॉर प्रोडक्टिविटी, क्योंकि अगर किसी इंसान को ढंग से काम करना है तो उसको अपना माइंड फ्रेश करने की, उसको ब्रेक्स की, एक फिक्स्ड वर्किंग आवर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ज़्यादा देर काम करके अगर इंसान सिर्फ अपना एनर्जी वेस्टेज कर रहा है, अगर हम ज़्यादा लॉन्ग आवर्स के लिए काम करें तो एक पॉइंट पे आके उसका दिमाग चलना बंद हो जाता है, तो प्रोडक्टिविटी कम ही आती है। कॉर्पोरेट लीडर्स को लगता है कि लॉन्ग वर्किंग आवर्स को एडवोकेट करके वो काफ़ी ज़्यादा मतलब चीज़ें बेटर कर रहे हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। ओनली 21.7% इंडियन वर्कर्स होल्ड रेगुलर सैलरी जॉब्स एंड रेस्ट आर इनफॉर्मल वर्कर्स विद नो जॉब सिक्योरिटी। फिर हम बात करते हैं इंडियन इंडस्ट्रीज डिपेंडेंस ऑन चीप लेबर। तो इंडिया के जो इंडस्ट्रीज हैं वो चीप लेबर पे ही मतलब रिलाई करती हैं कॉम्पिटिटिव होने के लिए। डेवलप्ड जो नेशंस हैं उन्होंने प्रोडक्टिविटी बढ़ाई है अपनी बेटर टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट के साथ, ना कि लॉन्ग वर्क आवर्स के साथ। इंडियाज़ अनऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर। तो इंडिया का अनऑर्गेनाइज अब इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर में क्या देखते हैं कि काफ़ी इंडियन जो बिजनेसेस हैं वो स्मॉल इनफॉर्मल यूनिट्स में काम करते हैं, ताकि लेबर रेगुलेशंस ना ज़्यादा करनी पड़े। अगर लेस देन 10 वर्कर्स होंगे तो इतनी ज़्यादा लेबर रेगुलेशंस नहीं होती हैं। Over 70% of India's manufacturing workforce works in small, unregistered firms. Next is exploitative relationships between small and large firms. तो लार्ज जो फर्म्स हैं उनकी जो पेमेंट्स हैं वो स्मॉल बिजनेसेस को वो डिले कर देते हैं, कि मतलब लार्ज फर्म्स जो है वो स्मॉल बिजनेसेस को पैसा जल्दी से दे ही नहीं रही हैं, जिससे वो ऑलमोस्ट हमेशा के लिए फाइनेंशियल स्ट्रगल्स में रहेंगे। अगर वो फाइनेंशियल स्ट्रगल्स में रहेंगे तो उनको अपने कॉस्ट कम करने पड़ेंगे, वेजेस लेट देंगे, तो आगे आगे ही ये प्रॉब्लम्स बढ़ती जाएंगी। नेक्स्ट इज ओवर रिलायंस ऑन कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स। तो 56% जो वर्कर्स हैं एक कंपनी में अगर हायर्ड हैं सिंस 2011-12, वो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हैं, नो लेबर प्रोटेक्शन। तो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स क्या है कि जब उनको डिमांड होती है ज़्यादा सामान की तब वो उन्हें बुला लेते हैं, नहीं तो उन्हें नहीं रखते हैं। तो माइग्रेंट वर्कर्स आर द बैकबोन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, बट दे फेस लो वेजेस, पुअर वर्किंग कंडीशंस एंड नो सोशल सिक्योरिटी। हाई प्रॉफिट्स बट लो इनोवेशन। तो कोविड-19 के बाद से जो प्रॉफिट शेयर है इंडिया की फैक्ट्री सेक्टर का, वो 31.6 से 46.4 हुआ ड्यू टू वेज सप्रेशन। क्योंकि वेजेस कम हुई तो लोगों को मतलब वेजेस कम हो रही थी, तो इसीलिए ज़्यादा लोगों ने फिर फैक्ट्री सेक्टर में काम करना शुरू कर दिया। तो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस से जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ है हम वो नहीं अचीव कर पा रहे हैं, अगर हमारे पास लैक ऑफ टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस है तो। एक इंसान भी कितनी ही देर तक काम कर सकता है ना, अगर आप उसको कॉन्टिन्यूसली काम कराई भी जा रहे हो, प्रोडक्टिविटी कम आ रही है, तो वो लॉन्ग टर्म तक ये चीज़ें नहीं चल सकती। वो सिर्फ ऐसा हो गया कि मतलब वो काम सिर्फ एक फिक्स्ड काम हो सकता है, कोई प्रॉपर दिमाग से थिंकिंग, मतलब अब हमने कोई एक काम करना है, हम कई बार उसे 10 मिनट में कर लेते हैं अगर हम अच्छे शांत मन से बैठ के कर रहे हैं, नहीं तो हम उसे आधा घंटा भी लगा देते हैं। तो वही चीज़ है, यहाँ पे लॉन्ग टर्म में ये काम नहीं करेगा। इंडिया गारमेंट इंडस्ट्री की एक एग्जांपल ले लें तो ये एक लेबर इंटेंसिव होने के बावजूद इंडिया की जो गारमेंट इंडस्ट्री है वो 3.1% पे ही स्टेगनेटेड है ग्लोबल मार्केट में। और जबकि कंट्रीज जैसे कि चाइना, बांग्लादेश, वियतनाम ये इंडिया से बेटर कर रही है, क्योंकि इनके पास इंडस्ट्रियल मॉडर्नाइजेशन है। नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ डोमेस्टिक इकोनॉमी। तो लो वेजेस, पुअर वर्किंग कंडीशन, इसके कारण वर्कर्स की परचेजिंग पावर कम हो जाती है, जिससे कि इंडिया की डोमेस्टिक मार्केट वीकन हो रही है। तो लैक ऑफ डिमांड फर्दर स्लोज द इकोनॉमिक प्रोग्रेस। नीड फॉर इनोवेशन एंड फेयर वेजेस। तो ओवर वर्किंग जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको मतलब अपने प्रॉफिट के लिए वो एक अनसस्टेनेबल और काउंटर प्रोडक्टिव काम है। इंडियन इंडस्ट्री को इनोवेशन, फेयर वेजेस, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ये सब अपने लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए फोकस करना चाहिए। कंक्लूजन यही है कि सिर्फ चीप लेबर पे हम रिलाई करके इनोवेशन को छोड़कर इंडियन इंडस्ट्री लॉन्ग टर्म के लिए नहीं अच्छी चला सकते। नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज टैलेंट शॉर्टेज, ग्लोबल चैलेंज, इंडियाज अपॉर्चुनिटी। तो अब इसमें क्या चीज़ है, ग्लोबल टैलेंट शॉर्टेज बाय 2030। तो अब हम क्या देख रहे हैं कि FICCI KPMG की जो स्टडी है वो प्रिडिक्ट करती है कि 85.2 मिलियन स्किल्ड वर्कर्स का शॉर्टेज होगा बाय 2030।
तो इसका रिजल्ट ये हो सकता है कि $8.45 ट्रिलियन का अनरियलाइज एनुअल रेवेन्यू में प्रॉब्लम मतलब कम हो जाए। इंडिया हैज़ अ मेजर अपॉर्चुनिटी टू फिल दिस गैप विद इट्स स्किल्ड वर्कफोर्स, क्योंकि अभी इंडिया के पास पॉपुलेशन भी जो छोटे मतलब यंग पॉपुलेशन है वो भी बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट वी हैव इज की सेक्टर्स एंड रीजन्स विद हाई डिमांड। तो गल्फ कॉपरेशन काउंसिल, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे टॉप रीजन्स हैं जिनको स्किल्ड वर्कर्स की ज़रूरत है। Healthcare is common demand across all regions due to aging populations. Manufacturing and construction, they are crucial for GCC and Australia. फिर सर्विस सेक्टर जॉब्स, ये यूरोप की नीड को डोमिनेट करते हैं। तो हमें हर जगह की चीज़ों को समझ के उसके अकॉर्डिंग हम अपनी अगर पॉपुलेशन को स्ट्रैटेजाइज करके वो करें तो वो अच्छा कर सकती है। बाद में ये डिमांड हम फुलफिल कर सकते हैं। emerging skills in AI, big data, IoT, automation, blockchain, sustainability are increasingly in demand. बैरियर्स टू स्किल्ड माइग्रेशन, तो रेगुलेटरी और इमिग्रेशन बैरियर्स हैं, कॉम्प्लेक्स वीज़ा प्रोसेसेस, स्ट्रिक्ट वर्क परमिट्स, फिर रिक्रूटमेंट माल प्रैक्टिसेस एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फिर रिकॉग्निशन ऑफ क्वालिफिकेशंस, कई जगह पे हमारी डिग्रीज काम ही नहीं कर रही हैं। लैंग्वेज एंड कल्चरल बैरियर्स, तो लैंग्वेज का बहुत प्रॉब्लम आता है, अगर उनको चीज़ें आती हैं वहाँ जाके वो कर नहीं पा रहे हैं। बट गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स टू ओवरकम चैलेंजेस, तो बायोलेटरल एग्रीमेंट्स और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स किया जाए। अगर इंडिया का एग्रीमेंट हो विद जीसीसी नेशंस टू प्रोटेक्ट इंडियन वर्कर्स राइट। फिर इंडिया और यूएई विजन हाईलाइट करता है इंपॉर्टेंस ऑफ स्किल कॉपरेशन। फिर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, अलाइनिंग वर्कफोर्स स्किल्स विद ग्लोबल मार्केट नीड्स। देन डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर सेफ माइग्रेशन, एक ऑनलाइन सिस्टम बनाया जाए टू इंश्योर लीगल प्रोटेक्शन एंड प्रिवेंट फ्रॉड। जैसे कुछ लोगों के साथ फ्रॉड हुआ या कुछ लोग इलीगली भी में भी गए हो, तो इस कारण इश्यूज आए होंगे कि मतलब जैसे अब डेपोटेशंस काफ़ी हुई पंजाब, हरियाणा और गुजरात की। तो स्ट्रैटेजीज फॉर इंडिया टू कैपिटलाइज ऑन ग्लोबल डिमांड, तो सेक्टर स्पेसिफिक स्किल ट्रेनिंग करें हम डिमांड के अकॉर्डिंग और डिमांड प्लस टारगेट रीजन्स के अकॉर्डिंग और इमर्जिंग इंडस्ट्रीज को देख के हम चीज़ों को हम यूथ को उसके लिए प्रिपेयर करें। रेगुलेशन ऑफ रिक्रूटमेंट प्रैक्टिसेस, तो स्ट्रिक्ट ओवरसाइट हो टू प्रिवेंट वर्कर एक्सप्लॉयटेशन। रिकॉग्निशन ऑफ क्वालिफिकेशन, तो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स देखें टू एक्सेप्ट इंडियन डिग्रीज एंड सर्टिफिकेशन। फिर पब्लिक प्राइवेट इंटर्नशिप्स, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर कोलैबोरेशन इन ट्रेनिंग एंड जॉब प्लेसमेंट्स। फिर सर्कुलर माइग्रेशन एंड मोबिलिटी, तो टेम्पररी वर्क वीजाज, रोटेशनल वर्कफोर्स मॉडल्स टू बैलेंस लेबर शॉर्टेजेस। चेंजिंग इमिग्रेशन पॉलिसीज एंड इंडियाज एडवांटेज, तो यूरोप में टाइटन इमिग्रेशन बट ऑस्ट्रेलिया जो है वो ओपन है स्किल्ड माइग्रेशन के लिए। इंडिया Indian diaspora in Australia is the second largest and fastest growing. Indian workers do not face significantly hostility abroad unlike some other migrant groups. अभी उनकी रेप्यूटेशन ठीक है। फिर इंडिया को क्या प्रिवेंट करना चाहिए कि वो इलीगल माइग्रेशन कम करें ताकि उनके वर्कर्स की और वर्कर्स प्रोटेक्ट रहें और प्रोटेक्टेड रहें और उनकी ग्लोबल रेपुटेशन बनी रहे। इंडियाज रोल इन अचीविंग इकोनॉमिक ग्रोथ, तो अरविंद पानगरिया प्रोजेक्ट्स करते हैं कि जो इंडिया की जीडीपी है वो $6.5 to 9 ट्रिलियन बाय 2030 रीच कर सकती है। इंडिया की एबिलिटी है टू टैप इन द ग्लोबल $8.45 ट्रिलियन वर्कफोर्स शॉर्टेज विद डिटरमाइन हाउ क्लोज इट गेट्स द $9 ट्रिलियन मार्क। कंक्लूजन यही है कि इंडिया के पास अगर इतनी मैसिव वर्कफोर्स है तो उसको उसको मोबिलाइज करना चाहिए ट्रेनिंग के साथ, स्ट्रैटेजिक लोकेशंस देख के, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन से, वर्कर प्रोटेक्शन लॉज के साथ, स्ट्रैटेजिक पॉलिसीज़ के साथ, तभी हम चीज़ों को बेटर कर सकते हैं। थैंक यू।